नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 34 है, जो कि बेस्ड है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको काफ़ी इजी हो और 100% आप अटेम्प्ट करके आए। इसी उम्मीद के साथ चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं: ए, द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज इम्यून फ्रॉम लीगल एक्शन फॉर ऑफिशियल एक्ट। राष्ट्रपति या राज्यपाल को आधिकारिक कृत्यों के लिए कानूनी कार्यवाही से छूट प्राप्त है। बी, नो कोर्ट कैन कंपेल गवर्नर टू परफॉर्म एनी ड्यूटी। कोई भी न्यायालय राज्यपाल को कोई कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। सी, अ 2 month नोटिस इन राइटिंग मस्ट बी डिलीवर्ड टू अ गवर्नर फॉर ब्रिंगिंग सिविल प्रोसीडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनल एक्ट। राज्यपाल को उनके व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में नागरिक कार्यवाही शुरू करने के लिए निम्नलिखित रूप से 2 महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए। डी, कोर्ट आर एम्पावर्ड टू एनक्वायर द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर। न्यायालयों को मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच करने का अधिकार है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए, आप लोग भी साथ के साथ कमेंट करते रहा कीजिए सो दैट की इंटरेक्शन बना रहे क्वेश्चंस का। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, कोर्ट आर एम्पावर्ड टू एनक्वायर द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर। ये गलत स्टेटमेंट है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है या सत्य नहीं है, तो यही स्टेटमेंट सत्य नहीं है। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द। भारत का प्रधानमंत्री किसका मुखिया होता है? आपके ऑप्शन हैं: ए, स्टेट गवर्नमेंट, बी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सी, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, डी, नन ऑफ देम। तो भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसका हेड है, ये आपको बताना है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ले डाउन द ड्यूटीज ऑफ द। भारत के संविधान का अनुच्छेद 78 किसके कर्तव्य निर्धारित करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आपके ऑप्शन हैं: ए, स्पीकर ऑफ लोकसभा, बी, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, डी, प्राइम मिनिस्टर। तो आर्टिकल 78 किससे रिलेटेड है? किसके, बताइए किसकी ड्यूटीज का इसमें बताया गया, मेंशन किया गया है आर्टिकल 78 में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फर्स्ट, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1977। सेकंड, इट इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, यह 1977 में अस्तित्व में आया। दूसरा, इसका नेतृत्व कैबिनेट सचिव करते हैं। नीचे दिए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो ऑप्शन में क्या है? ओनली 2, बी, बोथ 1 and 2, सी, ओनली 1, डी, नीदर 1 नॉर 2। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1977, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसको हेड कौन करता है?
बताइए इसको हेड कैबिनेट सेक्रेटरी करता है? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। इसको कौन कर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसको हेड करता है और उसको क्या कहते हैं, नोन एज प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसका हेड होता है पीएमओ ऑफिस का। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कैबिनेट मीन्स, कैबिनेट का मतलब क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए ऑल मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट, बी मिनिस्टर्स विद कैबिनेट रैंक, सी कैबिनेट मिनिस्टर एंड द सेक्रेटरिएट, डी मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो कैबिनेट जो बनता है उसमें किन किन लोगों का समावेश होता है ये आपको बताना है। तो देखिए कैबिनेट का मतलब क्या होगा, मिनिस्टर विद कैबिनेट रैंक, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6, कैबिनेट इंक्लूड। अब सेम क्वेश्चंस को अलग तरीके से पूछा गया है कि कैबिनेट में क्या क्या शामिल है। आपके ऑप्शन है ए मिनिस्टर विद कैबिनेट रैंक, बी मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल, सी कैबिनेट मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर, डी कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मिनिस्टर विद कैबिनेट रैंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हु एक्सरसाइजेज द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के संसदीय स्वरूप के तहत वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कौन करता है? आपके ऑप्शन से ए पार्लियामेंट संसद, बी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, सी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, डी ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो सारी एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती है। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द अलोकेशन अमंग मिनिस्टर ऑफ द सेड बिजनेस। सेकेंड, all executive action of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the Prime Minister. Which of the statement given below is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक लेन देन और उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाता है। दूसरा, भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम पर ही की जाएंगी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आठवें क्वेश्चन का आंसर जो पहला स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द अलोकेशन अमंग मिनिस्टर ऑफ द सेड बिजनेस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों है गलत? बताइए दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि जिसमें बता रखा है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू द टेकन इन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, नहीं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो आठवें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 ओनली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन से संबंधित है, तो ए ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मतदान नहीं कर पाएगा। बी ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोअर हाउस, वह निचले सदन में बजट पर नहीं बोल सकता। सी ही कैन मेक स्टेटमेंट ओनली इन द अपर हाउस, वह केवल उच्च सदन में बयान दे सकता है। डी ही विल हैव टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस विद इन 6 months आफ्टर बीइंग सोन एज अ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के 6 महीने के भीतर उन्हें निचले सदन का सदस्य बनना होगा। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर के लिए वो आपको बताना है। तो 9वें क्वेश्चन का देखिए, जो स्टेटमेंट नंबर ए है, ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये इससे रिलेटेड है, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है,
अगर वो बिलोंग करता है अपर हाउस के पार्लियामेंट में। ठीक है, तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 70, बी आर्टिकल 72, सी आर्टिकल 74, डी आर्टिकल 75। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 75। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज जनरली, भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बी मेंबर ऑफ लोकसभा, सी मेंबर ऑफ राज्यसभा, डी मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मेंबर ऑफ लोकसभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डी यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द हेड ऑफ द नेशनल डिफेंस कमिटी? राष्ट्रीय रक्षा समिति का प्रमुख कौन है? ए होम मिनिस्टर, बी प्राइम मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट, डी वाइस प्रेसिडेंट। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? नेशनल डिफेंस कमेटी किसके द्वारा हेडेड होता है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज हर अपॉइंटमेंट, भारत के प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय ए did not necessarily be a member of one of the house of the parliament but must become a member of one of the houses within 6 months। जरूरी नहीं कि वह संसद के किसी एक सदन का सदस्य हो, लेकिन 6 महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। बी need not necessarily be a member of one of the houses of the parliament but must become a member of Lok Sabha within 6 months। जरूरी नहीं कि वह संसद के किसी एक सदन का सदस्य हो, लेकिन 6 महीने के भीतर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। सी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। डी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नीड नॉट नेसेसरली टू बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज विद इन 6 मंथ। ये इसका सही स्टेटमेंट है। तो 14th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 21 ईयर, बी 25 ईयर, सी 30 ईयर, डी 35 ईयर। 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 25 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री का कार्यालय ए वॉज क्रिएटेड अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान के तहत बनाया गया था। बी इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ, एक संविधानितर विकास है। सी वॉज क्रिएटेड बाय 44th अमेंडमेंट, 44वें संशोधन द्वारा बनाया गया था। डी वॉज क्रिएटेड बाय द 85th अमेंडमेंट, 85वें संशोधन द्वारा बनाया गया था। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इज अ, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कौन है? ये जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस टाइम का क्वेश्चन है, तो मैंने इसको ऐड कर लिया है, पूछा गया था किस एग्जाम में। आपके ऑप्शन है ए मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम पंजाब, बी मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम पंजाब, सी मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम राजस्थान, डी मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम आसाम।
तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम आसाम। उस टाइम पे ये मेंबर ऑफ राज्यसभा थे, कहाँ से? आसाम के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, द प्राइम मिनिस्टर इज, प्रधानमंत्री है, ए इलेक्टेड बाय द लोकसभा, बी इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, सी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, डी नॉमिनेटेड बाय द पार्टी इन मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। तो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है, ये क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? इसको अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर को, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो सी ऑप्शन देखिए, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, 18 का सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं, ए ही इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्ट्री ओनली अमंग दोज हु आर मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वह अपने मंत्रियों को केवल उन लोगों में से चुनने के लिए स्वतंत्र है जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य हैं। बी ही कैन चूज हिज कैबिनेट कलीग्स आफ्टर ड्यू काउंसिलिंग बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। वह इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उचित परामर्श के बाद अपने कैबिनेट सहयोगियों का चयन कर सकता है। सी ही हैज फुल डिस्क्रिशन इन द चॉइस ऑफ पर्सन हु आर टू सर्व एज अ मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट। उसके मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों की पसंद में उन्हें पूर्ण विवेकाधिकार है। डी ही हैज ओनली लिमिटेड पावर इन द चॉइस ऑफ हिज कैबिनेट कलीग बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति में निहित विवेकाधीन शक्तियों के कारण उनके पास अपने कैबिनेट सहयोगियों को चुनने की सीमित शक्तियां हैं। इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ये आपको बताना है। तो स्टेटमेंट सी देखिए, ही हैज फुल डिस्क्रिशन इन द चॉइस ऑफ पर्सन हु आर टू सर्व एज मिनिस्टर्स इन हिज कैबिनेट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, अ सेंट्रल मिनिस्टर हु इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस कैन रिमेन इन द ऑफिस फॉर। कोई केंद्रीय मंत्री जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, वह कब तक पद पर बना रह सकता है? आपके ऑप्शन हैं, ए 1 ईयर, बी 6 मंथ, सी 3 मंथ, डी 1 मंथ। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 6 मंथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, इन इंडिया अ मिनिस्टर्स हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विल सीज टू बी अ मिनिस्टर आफ्टर। भारत में एक मंत्री जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वह मंत्री नहीं रहेगा। आपको बताना है। ऑप्शन ए 6 मंथ, बी 1 ईयर, सी 2 ईयर, डी 3 ईयर। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 6 मंथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन हैं, ए द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संविधान सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है। बी द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू प्रोवाइड फॉर अ कैबिनेट। संसद का कार्य एक मंत्रिमंडल प्रदान करना है। सी द मेंबरशिप ऑफ द कैबिनेट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द लोअर हाउस। कैबिनेट की सदस्यता निचले सदन तक ही सीमित है। डी द कैबिनेट इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी इन द पॉपुलर चैम्बर ऑफ द हाउस। कैबिनेट को सदन की लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्रस्ताव प्राप्त है। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द मेंबरशिप ऑफ द कैबिनेट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द लोअर हाउस। कैबिनेट की सदस्यता निचले सदन तक ही सीमित है। ठीक है, ये सही नहीं है। तो पूछा क्या इज नॉट ट्रू, तो ये स्टेटमेंट गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट टू द हाउस ऑफ द पीपल, बी अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, सी एज पर आर्टिकल 75, डी एज पर आर्टिकल 74। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। पहला, लोकसभा के प्रति, दूसरा संवैधानिक दायित्व के तहत, तीसरा अनुच्छेद 75 3 के अनुसार, चौथा अनुच्छेद 74 3 के अनुसार। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है
टू द हाउस ऑफ द पीपल, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, ये भी सही है, और एज पर आर्टिकल 75(3) ये भी सही है। तो इस तरीके से पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी हैं? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी लोकसभा, डी पार्लियामेंट। तो 24 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लोकसभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, टू हुम इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी हैं? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट, सी द लोकसभा, डी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द लोकसभा। ठीक है, तो आज की हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कर्मवीर आईसीएस को, और अपने फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि हम आप तक और भी अच्छे क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी तक लेके आएँ। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए इसके बारे में कि आप सभी को लेक्चर कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।